प्रोग्राम में आपका स्वागत है। चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं आज के हमारे अभ्यास प्रश्न से। हाल ही में खबरों में रहा HTT-40 शब्द किससे संबंधित है? हमारे ऑप्शन हैं बौनाग्रह, ऑप्शन बी बेसिक ट्रेनर एयरक्राफ्ट, ऑप्शन सी GM गेहूँ, ऑप्शन डी नई आकाश गंगा। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी। हाल ही में उप वायुसेना प्रमुख ने बेंगलुरु में हिंदुस्तान टर्बो ट्रेनर एयरक्राफ्ट 40 HTT-40 बेसिक ट्रेनर एयरक्राफ्ट में उड़ान भरी। ये हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड यानी HAL द्वारा निर्मित किया गया है। साथ ही इस विमान को HAL के विमान अनुसंधान और डिज़ाइन केंद्र द्वारा स्वदेशी रूप से डिज़ाइन और विकसित किया गया है। ये विमान भारतीय सशस्त्र बल की प्रशिक्षण आवश्यकताओं पर आधारित है। ये एक टर्बोप्रॉप विमान है जिसे बेहतर प्रशिक्षण प्रभावशीलता के लिए अच्छी व कम गति वाली हैंडलिंग के लिए डिज़ाइन किया गया है। इसीलिए विकल्प बी सही है। इसका उपयोग नेविगेशन और रात्रि उड़ानों के लिए किया जाएगा। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी। हमारा पहला सवाल है आयुष्मान भव अभियान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इस अभियान को स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है। इस अभियान के अंतर्गत आयुष्मान मेले का आयोजन किया जाएगा। इस अभियान का उद्देश्य देश के हर गांव और कस्बे तक स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच सुनिश्चित करना है। उपयुक्त में से कौन सा से कथन सही है? हमारे विकल्प हैं ऑप्शन ए 1 और 2, ऑप्शन बी 2 और 3, ऑप्शन सी 1 और 3 या ऑप्शन डी 1, 2 और 3। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, यानी कि सभी विकल्प सही हैं। हाल ही में भारतीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने आयुष्मान भव अभियान की शुरुआत की है, इसीलिए कथन 1 सही है। इस अभियान का शुभारंभ 13 सितंबर को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा किया गया, परंतु इस अभियान की गतिविधियां 17 सितंबर को शुरू होंगी। इस अभियान का उद्देश्य प्रत्येक व्यक्ति तक स्वास्थ्य मंत्रालय की योजनाओं का फायदा पहुंचाना है, इसीलिए कथन 3 सही है। इस अभियान के अंतर्गत 3 महत्वपूर्ण कार्य किए जाएंगे। पहला, देश में लाखों हेल्थ और वेलनेस सेंटर्स पर आयुष्मान मेले का आयोजन किया जाएगा, इसलिए कथन 2 सही है। दूसरा, आयुष्मान आपके द्वार कार्यक्रम के तहत आयुष्मान कार्ड बनाने और बांटने का काम भी किया जाएगा। इसके अलावा आयुष्मान गांव घोषित करने पर भी विचार है। इस अभियान में जागरूकता फैलाने के लिए आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के साथ स्वास्थ्य कर्मचारियों को भी शामिल किया जाएगा, अतः विकल्प डी सही है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, यानी कि सभी विकल्प सही हैं। हमारा अगला सवाल है C295 विमान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हमारा पहला कथन है पहले C295 विमान को स्पेन में तैयार किया गया है। हमारा दूसरा कथन है इन विमानों के भारत में निर्माण के लिए टाटा एडवांस सिस्टम को शामिल किया गया है। उपयुक्त में से कौन सा से कथन सही है या है? हमारे विकल्प हैं ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों, ऑप्शन डी न तो 1 और ना ही 2। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी। हाल ही में यूरोपीय कंपनी एयरबस डिफेंस एंड स्पेस ने भारतीय वायुसेना को पहला C295 ट्रांसपोर्ट विमान सौंपा है। इन विमानों को स्पेन में निर्मित किया जा रहा है, परंतु कुछ समय बाद इनका निर्माण भारत में ही किया जाएगा, इसीलिए कथन 1 सही है। ये विमान केवल 320 मीटर की दूरी में ही टेक ऑफ कर सकता है एवं लैंडिंग के लिए इसे मात्र 670 मीटर की लंबाई चाहिए। ऐसी स्थिति में ये विमान भारत चीन सीमा के नज़दीक लद्दाख, कश्मीर, असम और सिक्किम जैसे पहाड़ी इलाकों में वायुसेना के ऑपरेशन में शामिल हो सकते हैं। C295 समसामयिक तकनीक के साथ 5 से 10 टन क्षमता का परिवहन विमान है। TASL यानी टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड एरोस्पेस क्षेत्र में मेक इन इंडिया पहल के तहत वायुसेना को नए परिवहन विमान से लैस करने की परियोजना को संयुक्त रूप से निष्पादित करेगा, इसीलिए कथन 2 सही है। ये पहली बार है जब कोई निजी क्षेत्र की कंपनी देश में एक पूर्ण विमान का निर्माण करेगी। ये भारतीय वायुसेना के एवरो 748 विमानों के पुराने बेड़े की जगह लेंगे। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी। हमारा अगला सवाल है भोज वेटलैंड के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, ये मध्य प्रदेश के भोपाल शहर में स्थित हैं। कथन 2, इसे 2002 में रामसर साइट के रूप में नामित किया गया था। उपयुक्त में से कौन सा से कथन सही है या है? हमारे विकल्प हैं ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों, ऑप्शन डी न तो 1 और ना ही 2। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी। भोज वेटलैंड में 2 सन्निहित मानव निर्मित जलाशय शामिल हैं। ऊपरी और निचली झीलें मध्य प्रदेश के भोपाल शहर में स्थित हैं, इसीलिए कथन 1 सही है।
ऊपरी झील को भोजताल या बड़ा तालाब और निचली झील को छोटा तालाब कहा जाता है। इसमें 15 से अधिक प्रकार की मछलियाँ, कछुए और उभयचर पाए जाते हैं। भोज वेटलैंड को 2002 में रामसर साइट के तौर पर नामित किया गया था, इसीलिए कथन 2 सही है। रामसर अभिसमय या कन्वेंशन के बारे में बात करें तो इसमें रामसर अभिसमय के अंतर्गत आने वाली अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्रभूमियाँ शामिल होती हैं। इसे वर्ष 1971 में यूनेस्को द्वारा स्थापित एक अंतर सरकारी पर्यावरण संधि आर्द्रभूमियों पर अभिसमय के रूप में भी जाना जाता है। इसका नाम ईरान के रामसर शहर के नाम पर रखा गया है, जहां ये सम्मेलन आयोजित किया गया था। इसीलिए विकल्प सी सही है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी। हमारा अगला सवाल है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत एवं श्रीलंका को जोड़ने वाले ब्रिज को एडम ब्रिज के नाम से जाना जाता है। कच्चाथीवू द्वीप भारत व श्रीलंका के बीच विवादित द्वीप है, जिसका वर्तमान में प्रशासन श्रीलंका सरकार के पास मौजूद है। उपयुक्त में से कौन सा से कथन सही है? हमारे ऑप्शन है ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों, ऑप्शन डी ना तो 1 और ना ही 2। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी। हाल ही में तमिलनाडु की रामेश्वरम, पुदुकोट्टई जिलों से 17 भारतीय मछुआरों को श्रीलंकाई नौसेना द्वारा गिरफ्तार किया गया है। एडम ब्रिज, जिसे राम सेतु और नल सेतु के नाम से भी जाना जाता है, चूना पत्थर के ढेरों की 48 किलोमीटर की श्रृंखला है, इसलिए कथन 1 सही है। ये भारत के दक्षिण पूर्वी तट पर रामेश्वरम और श्रीलंका के उत्तर पश्चिमी तट के पास मन्नार द्वीप के बीच स्थित है। कच्चाथीवू भारत और श्रीलंका के बीच पाक जलमाड़ू मध्य में 285 एकड़ का एक निर्जन स्थान है, इसीलिए कथन 2 सही है। ये द्वीप भारत की रामेश्वरम से लगभग 14 समुद्री मील की दूरी पर स्थित है। 1974 में भारतीय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और श्रीलंका की सिरिमा आर.डी. भंडारनाइके ने एक समझौते पर हस्ताक्षर किए थे, जिसके तहत कच्चाथीवू को श्रीलंका के क्षेत्र के हिस्से के तौर पर मान्यता दी गई थी, जिसके परिणाम स्वरूप स्वामित्व में बदलाव हुआ था। इस समझौते ने भारतीय मछुआरों को द्वीप के चारों ओर मछली पकड़ने, उन पर अपने जाल सुखाने और द्वीप पर स्थित कैथोलिक मंदिर की यात्रा करने की अनुमति दी थी, इसीलिए विकल्प सी सही है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी। हमारा अगला सवाल है, हाल ही में खबरों में रहा वाइड फील्ड सर्वे टेलीस्कोप किस देश से संबंधित है? हमारे ऑप्शन है ऑप्शन ए रूस, ऑप्शन बी संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑप्शन सी फ्रांस, ऑप्शन डी चीन। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी। हाल ही में चीन वाइड फील्ड सर्वे टेलीस्कोप लॉन्च करने के लिए तैयार है। ये उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ी टाइम डोमेन सर्वेक्षण सुविधा है। इसका उद्देश्य खगोलीय घटनाओं का पता लगाना और उनकी निगरानी करना है। साथ ही टाइम डोमेन खगोलीय अवलोकन अनुसंधान करना है। इससे शोधकर्ताओं को धुंधले और दूर के आकाशीय संकेतकों का पता लगाने में मदद मिलेगी। ये कुइपर बेल्ट और उससे आगे के ग्रहों या उनके चंद्रमा की भी तलाश करेगा। ये सौर मंडल और इसके विकास के व्यापक परिदृश्य के लिए 10 लाख सौर मंडल वस्तुओं को खोजने और ट्रैक करने के लिए तैयार है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी। हमारा अगला सवाल है, लाल अग्नि चींटियों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका वैज्ञानिक नाम सेलेनोप्सिस इनविक्टा है। ये दक्षिण अफ्रीका की एक प्रजाति है। उपयुक्त में से कौन सा से कथन सही है या है? हमारा पहला विकल्प है ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों, ऑप्शन डी ना तो 1 और ना ही 2। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए। हाल ही में एक अध्ययन में चेतावनी दी गई है कि आक्रामक गैर देशी चींटी प्रजाति लाल अग्नि चींटी इटली में पाई गई है। साथ ही ये वैश्विक तापमान के कारण यूरोप और ब्रिटेन के लिए खतरा भी बन गई है। लाल अग्नि चींटियों के बारे में बात करें तो इसका वैज्ञानिक नाम सेलेनोप्सिस इनविक्टा है, इसीलिए कथन 1 सही है। इन्हें आमतौर पर अग्नि चींटियों के रूप में जाना जाता है। ये दक्षिण अमेरिका का मूल निवासी कीट है, इसीलिए कथन 2 गलत है। ये चींटियां घरों और फसलों को संक्रमित करती हैं। ये चींटियां स्थानीय पारिस्थितिकी तंत्र को भी नुकसान पहुंचा सकती हैं। ये लाल भूरे से लाल काले रंग की होती हैं, जिनका सिर तांबे जैसे रंग का होता है। इनका डंक विषैला होता है, जो मनुष्यों में तीव्र जलन और खुजली पैदा कर सकता है। अतः विकल्प ए सही है। हमारा अगला सवाल है कि राष्ट्रीय अभियंता दिवस यानी नेशनल इंजीनियर्स डे के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, इसे भारत के महानतम इंजीनियर और दूरदर्शी मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। कथन 2, वर्ष 2023 के लिए इस दिवस की थीम स्थायी भविष्य के लिए इंजीनियरिंग है। उपयुक्त में से कौन सा कथन सत्य है? हमारे विकल्प हैं
ऑप्शन ए केवल एक, ऑप्शन बी केवल दो, ऑप्शन सी एक और दो दोनों, ऑप्शन डी न तो एक और ना ही दो। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी। भारत में राष्ट्रीय इंजीनियर दिवस हर साल 15 सितंबर को प्रसिद्ध भारतीय इंजीनियर और राजनेता सरमोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। अतः कथन एक सही है। इंजीनियरिंग के क्षेत्र में सर विश्वेश्वरैया एक अग्रणी व्यक्ति थे। इन्होंने भारत के बुनियादी ढांचे के विकास को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित किया। इन्होंने बांधों, सिंचाई नेटवर्क और अन्य परियोजनाओं के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इंजीनियर्स दिवस समाज में इंजीनियर्स के समर्पण, रचनात्मकता और उपलब्धियों का जश्न मनाता है। साल 2023 राष्ट्रीय इंजीनियर्स दिवस की थीम स्थायी भविष्य के लिए इंजीनियरिंग है, इसीलिए कथन दो सही है। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी। हमारा अगला सवाल है, धारा 144 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये कानून एक निर्दिष्ट क्षेत्र में कम से कम 6 लोगों के इकट्ठा होने पर रोक लगाता है। इस कानून में इंटरनेट पहुंच को अवरुद्ध करने का प्रावधान भी शामिल है। उपयुक्त में से कौन सा से कथन असत्य है या है? हमारे विकल्प हैं ऑप्शन ए केवल एक, ऑप्शन बी केवल दो, ऑप्शन सी एक और दो दोनों, ऑप्शन डी न तो एक और ना ही दो। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए। हाल ही में हरियाणा के नूंह में पुनः हिंसा भड़क जाने के कारण धारा 144 लागू कर दी गई है। धारा 144 के विषय में बात करें तो ये कानून भारत के किसी भी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के मजिस्ट्रेट को एक निर्दिष्ट क्षेत्र में 4 या अधिक लोगों के इकट्ठा होने पर रोक लगाने का आदेश पारित करने का अधिकार देता है। अतः कथन एक गलत है। ये उपद्रव या किसी घटना के संभावित खतरे के तत्काल मामलों में किसी व्यक्ति विशेष या आम जनता के विरुद्ध लगाया जा सकता है। इसे ऐसी घटनाओं या मामलों के विरुद्ध लगाया जाता है जिसमें मानव जीवन या संपत्ति को परेशानी या क्षति पहुंचाने की क्षमता होती है। ये कानून किसी भी प्रकार के हथियार को रखने या परिवहन करने पर प्रतिबंध लगाता है, जिसके उल्लंघन पर अधिकतम सजा 3 साल है। इस धारा के आदेश के अनुसार जनता की कोई आवाजाही नहीं होगी और सभी शैक्षणिक संस्थाएं भी बंद रहेंगी। ये अधिकारियों को क्षेत्र में इंटरनेट पहुंच को अवरुद्ध करने का अधिकार भी देता है। अतः कथन दो सही है। इस धारा के तहत कोई भी आदेश 2 महीने से अधिक की अवधि तक के लिए लागू नहीं होता है। राज्य सरकार अपने विवेक के तहत वैधता को 2 और महीनों के लिए बढ़ाने का विकल्प चुन सकती है। अधिकतम वैधता 6 महीने तक बढ़ाई जा सकती है, इसीलिए विकल्प ए सही है। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए। हमारा अगला सवाल है, अल्जाइमर रोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है। इस रोग में शारीरिक और मानसिक स्थिति कमज़ोर हो जाती है। उपयुक्त में से कौन सा से कथन सत्य हैं या हैं? हमारे विकल्प हैं ऑप्शन ए केवल एक, ऑप्शन बी केवल दो, ऑप्शन सी एक और दो दोनों, या ऑप्शन डी ना तो एक और ना ही दो। हाल ही में भारतीय वैज्ञानिकों ने प्राकृतिक पॉलीफेनोल से अल्जाइमर रोग का संभावित इलाज खोज निकाला है। अल्जाइमर रोग के बारे में बात करें तो अल्जाइमर रोग एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है, इसीलिए कथन एक सत्य है। ये मस्तिष्क की तंत्रिका कोशिकाओं को नष्ट करता है। इस रोग में शारीरिक और मानसिक स्थिति कमज़ोर हो जाती है, इसीलिए कथन दो सही है। इस रोग से पीड़ित व्यक्ति को कुछ भी याद नहीं रहता है और उसकी निर्णय लेने की क्षमता घट जाती है। अल्जाइमर एक लाइलाज बीमारी है जो मस्तिष्क की कोशिकाओं को उनकी मृत्यु के पश्चात पुनर्जीवित कर सकता है, इसीलिए विकल्प सी सही है। हमारा अगला सवाल है, भारत में राजद्रोह कानून के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये भारतीय दंड संहिता की धारा 124A के अंतर्गत आता है। इसका मसौदा थॉमस बबिंगटन मैकॉले द्वारा तैयार किया गया था। इस कानून के तहत आरोपी व्यक्ति भारत में सरकारी नौकरी के लिए आवेदन नहीं कर सकता। उपयुक्त में से कौन सा से कथन सत्य है या है? हमारे विकल्प हैं ऑप्शन ए केवल एक, ऑप्शन बी केवल दो, ऑप्शन सी सभी 3, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय दंड संहिता में राजद्रोह के प्रावधान यानी धारा 124A को चुनौती देने वाली याचिकाओं को संविधान पीठ के पास भेज दिया। आईपीसी की धारा 124A राजद्रोह से संबंधित है, इसीलिए कथन एक सही है। इसका मसौदा थॉमस बबिंगटन मैकॉले द्वारा तैयार किया गया था और 1870 में आईपीसी में शामिल किया गया था, इसीलिए कथन दो सही है। इस कानून के तहत आरोपी व्यक्ति सरकारी नौकरी के लिए आवेदन नहीं कर सकता, इसीलिए कथन 3 भी सत्य है। राजद्रोह कानून के तहत सरकार के प्रति घृणा, अवमानना या असंतोष पैदा करने का प्रयास करने वाले व्यक्ति को दंडित किया जा सकता है। ये एक गैर जमानती अपराध है, इसीलिए विकल्प सी सही है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी। चलिए अब अंत में अपने अभ्यास प्रश्न की बात करते हैं। हमारा प्रश्न है कि विद्या समीक्षा केंद्र के संदर्भ में
निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसकी स्थापना राष्ट्रीय डिजिटल शिक्षा वास्तुकला के तहत की जाएगी। इसका उद्देश्य समग्र शिक्षा के दायरे में विभिन्न परियोजनाओं गतिविधियों की निगरानी करना है। उपयुक्त में से कौन सा से कथन सत्य है या है? हमारे विकल्प हैं ऑप्शन ए केवल एक, ऑप्शन बी केवल दो, ऑप्शन सी एक और दो दोनों, या ऑप्शन डी ना तो एक और ना ही दो। आप कमेंट बॉक्स में आसानी से इस सवाल का जवाब दे सकते हैं। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब